नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए रोज दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सरकार में नियुक्तियों से सिद्धू खफा, चन्नी बोले जानबूझकर कुछ नहीं किया। चन्नी ने केजरीवाल का दाव किया फेल, बकाया बिल माफ का ऐलान। हीरोइन मामले में जांच के आदेश, कोर्ट ने पूछा क्या अदानी पोर्ट को हुआ था फायदा। मोदी सरकार पर बरसे राहुल, कहा चीन घर में घुस रहा है। और मोदी को आखिरी उम्मीद बताने वाली तस्वीर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने फर्जी बताया। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर एक बार फिर से पंजाब से ही आ रही है। पंजाब में जो सियासी घमासान चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल नवजोत सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अब उसके बाद जो अटकलें लग रही थी कि सिद्धू को मनाया जाए और कांग्रेस के कुछ नेताओं से कहा गया कि आप सिद्धू से बात करिए, लेकिन नवजोत सिद्धू जो कि क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन थे, आज उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो को उन्होंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया है और उन्होंने इसमें तमाम बातें कही हैं। और जिस बात से ये चीज साफ हो जाती है कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उनका मकसद सिर्फ एक था और वो ये था कि पंजाब के हित में जो उनका उद्देश्य है उसको ही पूरा करना है। लेकिन अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सिद्धू ने क्या कुछ कहा है उस वीडियो में। उस वीडियो में पंजाबियों को उन्होंने संबोधित किया है और पंजाबियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 17 साल से उनका सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि पंजाब के लोगों की बेहतरी करना। और उन्होंने कहा है कि वो मुद्दों पर आधारित राजनीति करने में विश्वास रखते हैं और जो मुद्दे हैं उस पर स्टैंड लेते हैं और उस पर खरा उतरते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये चीज़ करना वो अपना धर्म समझते हैं, लेकिन उस पर खरा उतरना ही मेरा धर्म और फर्ज है। यानी कि जिन मुद्दों के लिए वो स्टैंड लेते हैं उस पर खरा उतरना उनका धर्म है और उनका फर्ज है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेरी किसी से निजी लड़ाई नहीं है, निजी बैर भाव किसी से नहीं है, और बल्कि मुद्दों पर अपनी लड़ाई लड़ते ही रहना ये मेरा काम है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुद्दों के साथ ऐसा लग रहा है कि पार्टी समझौता कर रही है। जिन्होंने पहले बादल को क्लीन चिट दी थी, आज पार्टी में उन्हें अहमियत दी जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अंतरात्मा को कुचला जा रहा है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं ये सारे मुद्दों पर आला कमान को न गुमराह कर सकता हूं और न करूंगा। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो किसी की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और लेकिन पंजाब की बेहतरी ही उनका उद्देश्य है। और उन्होंने कहा कि जो दागी अफसर हैं उनको ही अब पूरे समाज का पहरेदार बनाया जा रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। और अंत में वीडियो के उन्होंने अपने बिल्कुल सिद्धू के अंदाज में उन्होंने बोला और एक शेर पढ़ दिया और उसमें ये लिखा था कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा होना जरूरी है। तो इस बात को सिद्धू ने बिल्कुल साफ कह दिया कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अब अगर पार्टी की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं कि सिद्धू को मनाया जाए, और जैसा कि चन्नी ने कहा कि देखिए वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे हम बातचीत करेंगे, तो वो बातचीत का जो रास्ता है वो मुझे नहीं लग रहा कि अब बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, क्योंकि जब मंत्रिमंडल पे उनकी रजामंदगी नहीं है, पार्टी हाईकमांड ने उन्हें किसी भी डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया, तो इन सारी चीज़ों को लेकर सिद्धू ने अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि उन्होंने जो पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, उसमें उन्होंने कहा था कि आई विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर कांग्रेस, लेकिन इस हालत में वो कांग्रेस के लिए कैसे काम करेंगे, ये तो बिल्कुल जो एक हॉट बटन होता है सिद्धू उसकी तरह हो गए हैं। और चुनाव के ऐन मौके पर अगर उनका ये कदम पार्टी के लिए कितना हितकारी होगा, पंजाब के लोगों के लिए कितना लाभदायक होगा, ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सिद्धू ने अपने ही फैसले से अपने ही पैरों पर गोली मार ली है। उनका भविष्य अब कहाँ होगा। कल ट्विटर पर सब लोग हंस रहे थे कि अब वापस वो कपिल शर्मा के शो में चले जाएंगे। तो सिद्धू का काम किसने किया? आला कमान ने किया या सिद्धू खुद इसके लिए जिम्मेदार है? लेकिन एक बात तो तय है कि टेम्परामेंटली सिद्धू बहुत ही कमजोर हैं, अस्थिर नजर आते हैं और ऐसे लोगों की जरूरत पॉलिटिक्स में नहीं होती है।
तो क्या आलाकमान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिद्धू का सफाया कर डाला? सिद्धू को इस बात का पता ही नहीं चला और सिद्धू को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपना इस्तीफा दे देते। लेकिन अब जो ये तमाम कोशिशें हो रही हैं कि देखिए सिद्धू को मनाया जाए, ये सिर्फ ऑप्टिक्स की बातें हैं, कैमरे के सामने बातें हैं। लेकिन जो सोर्स बेस्ड खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, उसमें यही कहा जा रहा है कि आलाकमान को कोई जल्दी नहीं है सिद्धू के मामले में, यानी कि सिद्धू को पार्टी ने अलग हटाकर रख दिया है और सिद्धू को अब पार्टी नहीं चाहती, ना आलाकमान चाहती है और न राहुल गांधी न प्रियंका गांधी, कोई भी अब सिद्धू को नहीं चाहता। अब इसे आप सोची समझी रणनीति कहें या फिर आप ये कहें कि बहुत ही एक शातिर तरीके से सिद्धू और अमरिंदर को दोनों को पार्टी से अलग कर दिया गया है और अब पंजाब कांग्रेस स्थिरता से चुनाव में आगे चल पाएगी। फिलहाल जो ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है, सिद्धू को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और आज भी वो अपने कहे पर कायम है। तो ऐसे में जो एक लाइव बॉम्ब की तरह इस समय सिद्धू नजर आ रहे हैं, अब ये देखना होगा कि वो पार्टी का नुकसान करते हैं या पार्टी के हित में काम करते हैं जो आने वाले दिनों में चुनाव होंगे। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी हमारी पंजाब से है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ कमाल कर अब दिखाएंगे और चन्नी को बहुत कम लोगों ने आंका था। पहले वो विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, एक बहुत ही लो प्रोफाइल लीडर थे, बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं बने रहते थे। और जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सबने कहा कि चन्नी का तो नाम भी लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं सुना है और एक दलित चेहरा है और कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया है पंजाब में एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर। तो ये तमाम जो बातें हो रही थी और चरणजीत सिंह चन्नी के लिए ये कहा गया था कि सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष होंगे और चरणजीत सिंह चन्नी सीएम होंगे। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने आज अपनी कैबिनेट की एक बैठक की और उसमें एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि लगभग 53 लाख परिवार जो उपभोक्ता हैं जिनकी बिजली की खपत 2 किलोवाट तक या 2 किलोवाट से कम है, उनकी बिल का भुगतान पंजाब सरकार करेगी और जिन घरों में बिजली के कनेक्शन कट गए हैं उन कनेक्शंस को बहाल किया जाएगा। ऐसा बड़ा ऐलान चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। कुछ ऐसा ही ऐलान अरविंद केजरीवाल ने भी किया था जब वो पंजाब गए थे और कहा था कि देखिए ये गेम चेंजर हो सकता है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल के दांव को बिल्कुल उलट दिया है क्योंकि इस समय चन्नी की सरकार है और सरकार में रहते हुए अगर इस तरीके का बड़ा फैसला आता है तो लोग न सिर्फ पार्टी को बल्कि चन्नी को भी एक बहुत ही गंभीर नेता के रूप में लेंगे और काफी कुछ उम्मीदें हैं कि लोग कांग्रेस को एक सीरियस प्लेयर मानेंगे पंजाब की भूमि पर। अब आपको ये भी बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं गांव-गांव घूमा हूं और मैंने ज्यादातर घरों में देखा है कि 70 से 80% घरों में 2 किलोवाट तक के जो खपत है वो ज्यादातर घरों में होती है, यानी कि 53 लाख परिवारों का जो बिजली का भुगतान है वो पंजाब सरकार करेगी, उनको नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है ब्लॉक लेवल पर और पंचायत कमेटी की मदद से उनसे लोगों से फॉर्म भरवाए जाएंगे और अगस्त तक की बिल, इसमें सितंबर नहीं इंक्लूडेड है, अगस्त तक की बिल वो सरकार पे करेगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ यही फैसला नहीं है, बहुत जल्द एक नीतिगत फैसला जो रेत और बालू माफिया है उसके खिलाफ भी लिया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब कांग्रेस में माहौल बिल्कुल सही है और सिद्धू को लेकर उन्होंने यही कहा कि पार्टी प्रधान है, हमारी जो विचारधारा है वो प्रधान है, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से जो चन्नी अपने आप को जिस लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि पार्टी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। जिस लो प्रोफाइल चन्नी के बारे में उनको लोग कम आंक रहे थे, आज उन्होंने कैबिनेट के बाद जो ऐलान किए हैं उससे चन्नी का जो प्रोफाइल है वो काफी बड़ा हो गया है कि एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में, एक सीरियस मुख्यमंत्री के रूप में वो आ रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी खबर है, जिस तरीके की अस्थिरता अमरिंदर बनाम नवजोत सिद्धू के पूरे घमासान से हो गई थी, तो ऐसा लग रहा है कि अब पंजाब में थोड़ी स्थिरता भी आ गई है। लोगों के मन को थोड़ा सा जो बेचैनी थी, जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता दिख रही थी,
उसको लेकर थोड़ा सा लोगों के दिलों में ठंडक भी पहुंचेगी कि चुनाव के पहले एक इतना बड़ा ऐलान किया गया है, लोगों की बिजली बिलें माफ कर दी गई हैं, तो इससे विपक्ष को तो चेकमेट किया ही है। चन्नी ने पंजाब की राजनीति में अपने लिए एक नई जगह जरूर बना ली है। तो ये एक पहला संकेत है कि कांग्रेस अब सीरियसली और स्थिरता के साथ चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है। और जाहिर सी बात है कि इन तमाम बड़े फैसलों के साथ जब चन्नी लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो लोग फिर पंजाब कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो एक गंभीरता का प्रमाण दिया है, अच्छे नीतिगत नीतिकार होने का जिन्होंने प्रमाण दिया है। और जो लोग उन्हें लो प्रोफाइल आंक रहे थे, कम आंक रहे थे, आज उनकी नजर में भी चन्नी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि देखिए, हमारे लिए जो पार्टी का घमासान है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो जनहित की चीजें हैं वो ज्यादा मैटर करती हैं। और वो सारा घमासान, जो राजनीतिक घमासान पिछले दिनों में नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा है कि चन्नी ने उस चैप्टर को बिल्कुल बंद कर दिया है और उस चैप्टर को बंद करके अब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चन्नी के बारे में आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं गुजरात की जो स्पेशल नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कोर्ट है, यानी कि विशेष अदालत ने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई को कहा है कि आप इस बात की छानबीन करें कि जो मुंद्रा अदानी पोर्ट पर 16 सितंबर को जो एक बड़ा जखीरा नशीले पदार्थों का जब्त किया गया था, जिसमें कि 15,000 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी और 3,000 किलो के करीब जो हेरोइन पकड़ी गई थी, उसमें छानबीन की जाए कि क्या उस जखीरे को जिसको बरामद किया गया था उसमें अदानी को कितना फायदा हुआ, क्या अदानी मैनेजमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है या नहीं रहा है। तो इन तमाम सवालों पर जांच करने का आदेश गुजरात की विशेष अदालत ने दिया है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सीएम पवार ने सुनवाई के दौरान जो एक रिमांड एप्लीकेशन थी, जो अभियुक्त है इसमें राजकुमार, उनकी रिमांड एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा है कि जो पूरा जो रोल है अथॉरिटी का और जो मुंद्रा पोर्ट के अदानी के जो अफसर्स हैं उनका रोल क्या रहा है कि जब ये पूरे नशीले पदार्थ अफगानिस्तान से इंपोर्ट किए गए और गुजरात में लाए गए, इसको लेकर अब छानबीन करनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि क्या मोडालिटीज थी, क्या प्रक्रिया थी, और उसको स्कैन किया जाए, कंटेनर्स को स्कैन किया जाए कि किस तरीके से जब फॉरेन कंट्री से कंटेनर आता है तो जिस तरह से अदानी ने पिछले दिनों में कहा था कि पोर्ट की देखरेख ही उनकी कंपनी का काम है, लेकिन कंटेनर के अंदर क्या चीज भरी है उसको लेकर उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज को लेकर भी विशेष अदालत ने बोला है कि इस पर छानबीन की जाए। लेकिन जो बड़े सवाल इस समय बने हुए हैं कि आंध्रा में जो आशी ट्रेडिंग कंपनी थी, ये वहां पर ये कंसाइनमेंट जाना था, तो आखिर गुजरात के अदानी पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर ये चीज क्यों आई, वहां से ये कंसाइनमेंट आंध्रा क्यों गया, जबकि आंध्र प्रदेश गुजरात से कितनी दूर है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मुंद्रा पोर्ट पर क्यों किया गया, क्योंकि विजयवाड़ा से ये बहुत दूर था जहां पे एक असाइनमेंट जाना था। तो ये सारे बड़े सवाल अभी जांच का विषय हैं और क्योंकि विशेष अदालत ने इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं कि डीआरआई या कस्टम्स ही इस बात में जांच कर सकता है, तो डीआरआई को यह आदेश देने के बाद अब हो सकता है कि अदानी पोर्ट और अदानी की जो अथॉरिटीज हैं, उनके अफसर हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ खुलासा हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये जो पूरा कंसाइनमेंट है नशीले पदार्थों का, वो बजाय आंध्र प्रदेश जाने के, जो कि विजयवाड़ा जाना था, वो अदानी पोर्ट पर क्यों किया गया। कांग्रेस ने पिछले दिनों ये आरोप लगाया था कि किस तरीके से पिछले 6 महीने से जो नारकोटिक्स ब्यूरो की जो पदाधिकारी की जो नियुक्ति है वो नहीं हुई है, तो क्या वो कारण है। गुजरात एक बड़ा गेटवे ड्रग्स के लिए क्यों बनता जा रहा है, ये तमाम सवाल हैं जो कि गुजरात की राज्य सरकार पर खड़े होते हैं। अदानी पर सवाल किया जाता है कि अदानी इतनी लिबर्टी क्यों ले रहा है, और अदानी का जो ये एक्सप्लेनेशन है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, वो कितना क्रेडिबल है। ये सारी अब जांच जब होगी तो पता चलेगा। लेकिन जो सारे बड़े सवाल हैं कि क्या अदानी नशीले पदार्थों के काम में भी इन्वॉल्व करता है। अदानी वो ग्रुप है जो कि माना जाता है कि सरकार के बहुत करीबी है, मोदी जी के बहुत करीबी है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे सवाल आएंगे और जांच की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो हो सकता है कि और राज इसमें खुले, और राज खुलने के बाद किसकी तकदीर, किसकी तस्वीर बदलती है, ये देखना होगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की, जो एक बार फिर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए
और ये जो हमला उन्होंने किया ट्वीट के जरिए, तो वो उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि 2019 में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हमारी रणनीति ये रहती है कि हम दुश्मन के घर में घुसकर उनको मारते हैं। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में जो एक खबर छपी है कि किस तरीके से पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइनीज आर्मी के लोग जो उत्तराखंड की जो बूरा घाटी जो एरिया है वहां पर 5 किलोमीटर अंदर आए उन्होंने, और 55 घोड़ों में सवार ये चाइनीज आर्मी के लोग आए थे और उन्होंने भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल किया और डिसमेंटल करके चले गए। तो उसी खबर के कॉन्टेक्स्ट में राहुल गांधी ने ये कहा है कि घर में घुस के मारेंगे ये केवल सिर्फ जुमला है, और जो दिखाया जाता है और जो वास्तविकता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब आपने अभी हाल में देखा होगा कि किस तरीके से ईस्टर्न लद्दाख यानी कि पूर्वी लद्दाख में जो एक तरीके से गतिरोध है चाइना और भारत के बीच में वो बना हुआ है। अब जब ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ पूर्वी लद्दाख में नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना, तो सवाल ये उठता है कि हमारी भारत की जो सेना है, भारत की केंद्र सरकार है, वो क्या कर रही है, हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस क्या कर रहा है। क्या इन चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं पता चला कि इस तरीके से चाइनीज आर्मी घुसकर और वहां पर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ फोड़ कर और चली जाती है और यहाँ पे किसी को कुछ इसका पता ही नहीं। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है और इकोनॉमिक टाइम्स की ही खबर को उठाकर लगातार राहुल गांधी ने इस पर हमला किया है और उसी में उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हम घर में घुसकर मारेंगे ये केवल एक जुमला है। और आपको बता दें कि अभी हाल में पूर्वी लद्दाख में भी ये खबरें आई थी कि वहां पर किस तरीके से चाइना ने टेंट्स फिर से बनाने की कोशिश किया है। तो जो चाइना का विस्तारवाद का एजेंडा है वो लगातार चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार को कोई क्लैरिटी इसमें नहीं है। हम घर में घुसकर मारेंगे, तो जो राहुल गांधी ने कहा है वो क्या गलत कहा है कि चाइना को आप उनके घर में घुसकर क्यों नहीं मार पा रहे हैं, डर का क्या कारण है, किस चीज से भारत डर रहा है। क्योंकि एलओसी पर ऐसा नहीं है, एलओसी पर एयर स्ट्राइक्स भी होती हैं, हम वहां पर घर में घुसकर मारते भी हैं, लेकिन जब चाइना की बारी आती है तो कुछ न कुछ चीज भारत को पीछे खींच लेती है। तो क्या आखिर मोदी जी चाइना से डर गए हैं? और उत्तराखंड में जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है, पहले पूर्वी लद्दाख में थी, अब उत्तराखंड में भी घुसपैठ हो रही है, तो इसकी जवाबदेही किसके ऊपर है? क्या भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इसका आंसर देगी, गृह मंत्रालय देगा, प्रधानमंत्री देंगे कि आखिर ये घुसपैठ हमारी बाउंड्रीज पर क्यों बढ़ रही है? जो सीमा है वो सीमा विवाद तो नहीं थम हो रहा है, लेकिन सीमा पर घुसपैठ भी हमारी सरकार नहीं रोक पा रही है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी आखिरी खबर जो जुड़ी हुई है न्यूयॉर्क टाइम्स से। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बुधवार को आज एक खबर का खंडन किया है और वो खबर ये बताई जा रही थी सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका दौरे से लौटे तो लौटने के बाद एक उनकी पिक्चर को वायरल किया गया और कहा गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी है और उसमें मोदी जी की तस्वीर है जिसमें कि एक कोरे कागज पर वो साइन करते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी जो हेडलाइन है इस फोटो की उसमें ये लिखा है लास्ट एंड द बेस्ट होप ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आखिरी उम्मीद है। और उसके बाद उसमें यह भी लिखा गया है, एक जो नीचे जो सब हेडिंग है कि वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड एंड पावरफुल लीडर, विश्व के सबसे प्रिय और सबसे ताकतवर नेता। अब इस खबर के छपने के बाद जब ये वायरल हुई तो उसका खंडन किया है अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने। उन्होंने कहा है कि ये फोटोशॉप्ड पिक्चर है, ये गलत है, उन्होंने इस तरीके की कोई खबर नहीं छापी। और उस दिन यानी कि 26 सितंबर को जो भी खबरें मोदी जी से रिलेटेड छपी थी या नहीं छपी थी उसका लिंक भी उन्होंने शेयर किया है। तो कितने शर्म की बात है कि हम न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय पेपर का बेजा इस्तेमाल करके और हम एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं। क्विंट, स्क्रोल जैसे तमाम वेबसाइट्स ने उसका फैक्ट चेक भी किया है और उसमें यह बताया है कि जो ये इमेज है मोदी जी की वो फेक है और सितंबर जो वर्ड लिखा गया है उसकी स्पेलिंग गलत है और जो फॉन्ट साइज जो हेडलाइन में न्यूयॉर्क टाइम्स यूज करता है उससे वो फॉन्ट साइज भी अलग है, यानी कि इसको फोटोशॉप किया गया है। जो फेक न्यूज के जो पैरोकार हैं और जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इस फेक न्यूज को वायरल किया है और इसमें जो नाम आ रहा है जिसने कि इसे रीट्वीट किया है उसमें बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं रोहित चहल, उन्होंने रीट्वीट किया है और रोहित चहल के 76,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। तो उन्होंने इसको रीट्वीट किया और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन कितनी बदनामी की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर
ऐसा लगता है कि उनकी आईटी सेल से चलाई गई है, लेकिन प्रधानमंत्री उस आईटी सेल से कभी भी ये नहीं पूछते कि मेरे बारे में इस तरीके की गलत खबरें तुम क्यों छाप रहे हो। क्या इससे भारत की गरिमा नहीं कम होती? क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता नहीं कम होती? प्रधानमंत्री की पार्टी की अपनी ही आईटी सेल प्रधानमंत्री की बेइज्जती आज क्यों कर रही है? क्या मोदी जी को ये बात नहीं समझ में आ रही है? क्या इतने अनपढ़ और गंवार लोग बीजेपी की आईटी सेल में बैठे हैं कि उनको ये अंदाजा नहीं कि थोड़ी देर के लिए वो तस्वीर वायरल करेंगे तो इसकी क्या असलियत नहीं सामने आएगी? फैक्ट चेकिंग का जमाना है और फैक्ट चेकिंग के बाद आपकी असलियत का खुलासा हो ही जाता है। और इससे क्या हुआ? भारत की बदनामी, मोदी जी की बदनामी और खुद उनकी आईटी सेल, उनके ही पार्टी के लोग मोदी जी की बदनामी करने में लगे हुए हैं। अब क्या ऐसे लोगों को आड़े हाथों लिया जाएगा? क्या उनसे सवाल पूछा जाएगा कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जब प्रधानमंत्री होते हैं और एक इतने बड़े अखबार की गलत हेडलाइन, फोटोशॉप पिक्चर आप डालकर ये कहते हैं कि देखिए ये विश्व के सबसे ताकतवर और सबसे प्रिय नेता हैं। खबर गलत, हेडलाइन गलत, पिक्चर गलत, और इसमें बदनामी भारत की, बदनामी भारत के प्रधानमंत्री की। और कौन कर रहा है? उनके अपने ही पार्टी के लोग। तो ये है खामियाजा जो देश को भुगतना पड़ता है फेक न्यूज के कारण। जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जिस तरीके से फैलाई जाती है, आखिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको कहा है कि रीशेयरिंग और सर्कुलेटिंग फेक इमेजेस एड्स to the misinformation campaign, especially in times when truthful journalism is needed the most। यानी कि इस समय की जरूरत है विश्वसनीय पत्रकारिता की, और एक ऐसे समय में जब आप इस तरीके की गलत फोटोशॉप इमेजेस आप डालते हैं तो इससे क्या होगा? आखिर आज इसका जवाब कौन देगा कि इसको किसने किया? क्या ऐसे लोगों को टास्क में नहीं लिया जाएगा? ऐसे लोगों पर सजा नहीं होगी? ये देखना होगा। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।